Hello student, how are you? Welcome to my channel Sushma Physicspedia, where we find the fundamental way of our loving physics. Here we have started thermodynamics chapter. In previous class we discussed about heat engine, यानी heat engine के बारे में किस तरह से heat flow हो रही है, हमने उसको thoroughly किया है. अगर आपको concept अच्छे से समझना है तो आप previous वीडियो को देख सकते हैं. नेक्स्ट आज हम जो करने वाले हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अब हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हमने हीट इंजन के बारे में किया था. आज हम उससे रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं. एक ऐसी डिवाइस जो हर एक के घर में, आज ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ हर एक के घर में प्रेजेंट होती है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो वर्क कर रही है. उस इंस्ट्रूमेंट का या कह सकते हो उस ऑपरेटस का नाम कहते हो क्योंकि साइंटिफिक वे से तो ऑपरेटस ही है. वो ऑपरेटस हमारा क्या है? दैट इज रेफ्रिजरेटर. और रेफ्रिजरेटर को हम दूसरे नाम से भी जानेंगे. अब अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर को हम लिख सकते हैं रिवर्स हीट इंजन. मैं हीट इंजन से क्यों रिलेटेड कर रही हूं? इसको बेटे हम हीट पंप भी कहते हैं. क्यों इसको हीट पंप कहते हैं? और एक हमने जो कहा आपका रेफ्रिजरेटर. ये सारे जो नाम है हम इसमें से सिर्फ एक से ही फैमिलियर है, दैट इज रेफ्रिजरेटर. सब मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरह से रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप क्यों कहते हैं, रेफ्रिजरेटर को हम रिवर्स हीट इंजन क्यों कहते हैं. जैसे हमने हीट इंजन को पढ़ा है, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हमें थर्मल हमारी हीट को यानी थर्मल एनर्जी को वर्क डन में चेंज करती है. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और क्यों करती है, क्या रीजन है, वो सारे भी हमने थोरोली कहेंगे. अगर हम हीट इंजन को बेस मान के करें कि वहां पर हमने जो काम किया है उससे रिवर्स काम वो हम रेफ्रिजरेटर के अंदर करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिवर्स हीट इंजन. हमने हीट इंजन में क्या किया था? हीट इंजन में हमने किया था कि हीट इंजन दैट डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, यानी जो हीट इनटू वर्क में काम करती थी. पहला काम ये था. और दूसरा काम हमारा क्या था कि जो कि हमारे हीट को हायर टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर पे लेके जा रही थी? ड्रॉन फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर. ये दोनों चीजें हमने किसके अंदर की थी? हीट इंजन के अंदर की थी. जैसे उसी तरह से द रिवर्स प्रोसेस, हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस कौन करेगा? वो हमारा करेगा रिवर्स हीट इंजन. पहला काम था यहाँ पर हीट वर्क में चेंज हो रही है, यहाँ हमारा वर्क जो है वो किस में चेंज होगा? वो हीट में चेंज होगा. दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमारी हीट का फ्लो हो रहा था, यहाँ पर हम इसे रिवर्स करेंगे. दैट इज अब हमारा लोअर टेम्परेचर से हीट फ्लो होगा कौन सी साइड? हायर टेम्परेचर. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिवर्स हीट इंजन. बात समझ में आती है? रिवर्स हीट इंजन हमने बोल दिया, बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी पार्ट किया है उसमें हमने जीरोथ लिया किया हो या फिर हमने अभी थोरोली यही किया है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है, और अगर कोई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये सारी चीजें हमने की थी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. मैंने कल आपको बताने की कोशिश की है. अब इसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि हम लोअर टेम्परेचर से हीट का फ्लो करवा सके हायर टेम्परेचर पर? ऐसा कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पे हमें चार्ज को पहुंचाना है. इज इट पॉसिबल? और अगर हम बात करें हमारा जो है वाटर का लेवल, जब हमने वाटर के लेवल पे लोअर लेवल पे हम उसको हायर लेवल पे पहुंचा सकते हैं. हाँ, हम पहुंचा सकते हैं विद द एक्सटर्नल वर्क डन. जैसे बेसिक सा एग्जांपल आप देखिए, आपके घर में पानी की टैंक है, ठीक है. सुबह सुबह जब आपको पता कि जो है पानी आपके टैंक में भरता है, वहां पर क्या है, जब वो पानी खत्म हो जाता है तो क्या करते हो? नीचे आपका जो टैंकर है वहां पर आप पंप लगाते हो, पंप लगाते हो, जिसको आप मोटर, पानी की मोटर कहते हो. वो क्या करता है? वो नीचे से पानी ऊपर वाली टंकी में भरता है. तो ये सारी चीजें क्या है? यानी अब हमारा सिस्टम क्या है? हमारा लोअर कंसेंट्रेशन से कहां जा रहा है? हायर कंसेंट्रेशन पे. हमारा वाटर सिस्टम जो ग्राउंड से है, हम कहां जा रहे हैं? फर्स्ट बिल्डिंग या सेकंड बिल्डिंग पे हम पहुंचा रहे हैं विद हेल्प ऑफ मोटर, विद हेल्प ऑफ पंप. यही काम हम हीट के थ्रू करेंगे. अब हम लोअर टेम्परेचर से हीट लेंगे और हायर टेम्परेचर पे हीट को देंगे विद एडिशनल वर्क डन. इसीलिए इसको कहा जाता है हीट
पंप। आई थिंक आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब थोरोली करेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है, पता होना चाहिए भी। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट तो पता भी होना चाहिए, और बीइंग ए नॉर्मल पर्सन भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है। इसमें सबसे पहले रिवर्स हीट इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स है हीट इंजन से। क्यों रिवर्स है वो 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ वर्क डन को हम हीट में चेंज करते हैं, और दूसरा यहाँ हमारा जो टेम्परेचर का फ्लो है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर, हीट का जो फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम, जैसा कि हमने कल किया था कि अगर हम हमारे जो हीट इंजन में है तो 3 मेन पार्ट थे। एक था आप कह सकते हो हीट रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर T1 पे था। फिर उसके बाद हमारे पास था वर्किंग सब्सटेंस, और उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या था, सिंक, जो कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर था T2। लोअर टेम्परेचर है उसका T2। यहां पर हमें वेल अंडरस्टूड है T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर कम है, और यहां पर ये हमारे पास क्या था, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे कि नाम है रिवर्स, वहां पर हमने हीट इंजन में क्या किया था, हमारा हीट रिजर्वायर जो है वो क्या करता है, हीट को ड्रोन करता है, उससे काम करवाता है, और रिजेक्टेड हीट सिंक को दे देता है। ये हमारा था हीट इंजन में। बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है सिंक से हीट लेंगे Q2, वो यहां पर हमारा क्या है, कंप्रेसर, हम जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर, तो यहां पर मैं एज ए वर्क डन, यहां पर हमारा वर्क डन होगा, वहां पर हमने वर्क डन ड्रोन किया था, यहां हमारा वर्क डन क्या होगा, बाहर की साइड आएगा। तो यहां से क्या है, Q2 हमने सिंक से हीट ली है, और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर वर्क डन किया गया है। वर्क डन करने के बाद ये यहां पर उसको हीट क्या देता है, Q1। यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि हमने लोअर टेम्परेचर से एक्सटर्नल वर्क डन करवा के हमारे हॉट रिजर्वायर, यानी हमारी हॉट बॉडी जो सोर्स है, उसको हम हीट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। ये अपोजिट, हाइयर टेम्परेचर वहां का था, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके कहां पहुंचा रहे हैं, हम दैट इज हाइयर टेम्परेचर पर पहुंचा रहे हैं। कैसे रेफ्रिजरेटर की वर्किंग होती है वो भी थोड़ी करेंगे, पहले हम इसको टर्मिनोलॉजी, इसका फॉर्मुलेशन का बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे, अगर आपको यह साफ नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर Q2 हीट दी, अब Q2 हीट दी, उसके साथ वर्क डन किया, और वो वर्क डन किसको रिजेक्ट हो गया, वो हमारे एटमॉस्फेयर को या हीट रिजर्वायर को हमारे पास उसको हमने दे दिया। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, टोटल जो काम हुआ है क्या है, कैसे काम हुआ है, यहां से Q2 हीट ली गई है, इससे वर्क डन, यानी दोनों हमारे पास एडिशनल है, हीट लेने के बाद ये वर्क डन किया है, और उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया है, यहाँ पर हीट Q2 को रिजेक्ट किया है या फिर ट्रांसफर किया है टू द हॉट रिजर्वायर। इसके बाद देखिए, अब हमारा हीट पंप या रिवर्स, अब हीट पंप ही बात करेंगे, या रेफ्रिजरेटर है, वो कितना एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे इंजन में पढ़ा था तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी की थी, तो वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब कई बार देखा होगा, सर गर्मियों में वो है, पानी की बोतल जब ठंडी करने के लिए रखते हो तब वो क्या होती है, काफी देर में ठंडी होती है, जबकि सर्दियों में आप उसको जल्दी आप क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो। तो एक्चुअली ऐसा कौन सा एफिशिएंसी है, कई बार ये कह सकते हैं कि गर्मियों में हमारे फ्रिज की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वो हो जाती है कम, और सर्दियों में उसकी एफिशिएंसी हो जाती है ज्यादा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द हीट पंप, और यहां पर हम उसका नया नाम दे रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पर हम जब बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये हमें ये बताएगा कि हमारे पास हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, हीट पंप है, वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है। इसको हम बेटा बीटा, आप इसको बीटा से रिलेट कर लीजिए, बीटा से रिलेट करते हैं कि हमारा अब जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना बढ़िया है। कई बार नहीं कहते बड़ा वाला फ्रिज लाओ जल्दी ठंडा करता है, छोटा छोटा फ्रिज गर्मियों में ज्यादा वर्क नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास अब ये सारी चीजें हम फॉर्मुलेशन करके प्रूव करेंगे कि किस तरह से कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है
कि आपके पास है एक रेफ्रिजरेटर है, हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। एक रेफ्रिजरेटर है जो कि आप उसके 100 जूल वर्क डन करो तो वहां से हीट निकालेगा 10 जूल। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 100 जूल वर्क दे, आपने 100 वर्क जूल दिया है और ये यहाँ से क्या निकाल रहा है, 10 जूल हीट निकाल रहा है। एक रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस ऐसी है। और दूसरा है जो 100 जूल ही यहाँ पर हम 10 जूल ही वर्क निकाल रहे हैं, 10 जूल ही वो हीट निकाल रहा है, बट वहां पर वर्क डन क्या होता है, वो 200 जूल देता है। यानी एक 100 के ऊपर हमें 10 दे रहा है और एक दूसरा हमारे पास क्या है 200 जूल के ऊपर हमें क्या दे रहा है, 10 जूल। सेम अमाउंट ऑफ हीट ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किससे, सिंक से। तो अब बताइए कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ वर्क डन क्या है, हमारा मोटर और कंप्रेसर, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है वो बिल कौन सा ज्यादा देगा। सेम हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर यह 200 जूल जो है वो 10 जूल दे रहा है, 10 जूल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और 100 जूल भी 10 जूल कर रहा है। तो मोर एफिशिएंट कौन सा हो गया, तो हमारा 100 जूल वाला है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि वो हमें कम हीट या कम वर्क डन करवाने के बाद हमें क्या दे रहा है, हमें उतनी अमाउंट ऑफ दे रहा है जितना कि वो ज्यादा, इन बिजली का बिल कम आएगा। यानी दैट मीन्स 5 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, आपने देखा होगा कि अप्लायंसेस पे 5 स्टार रेटिंग है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, बचाते हैं। वो सारा फंडा यहाँ से क्लियर होता है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटर देन अदर, जो दूसरा है उससे क्या है, बेटर है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि परफॉर्मेंस क्या है हमारा, वो परफॉर्मेंस जो डिपेंड करेगी वो बीटा के ऊपर डिपेंड करेगी, और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी। बीटा की वैल्यू को हम किस तरह से बता सकते हैं, हमने कितनी हीट ली, हीट हमने एक्सट्रैक्ट की है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो आउटपुट बाय इनपुट, हमने क्या किया है, हमने हीट ली है। हीट कितनी ली है, Q2 हीट ली है, और उसके लिए हमने क्या काम किया है, इनपुट में गए, हमने वर्क डन किया है, तो ये हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, W। यानी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आएगा दैट इज Q2 बाय W। अब यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, W की वैल्यू अगर यहां से आप निकालते हैं तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस ऑफ Q2, पुट कर दें तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, Q2 डिवाइडेड बाय W की वैल्यू है हमारे पास Q1 माइनस ऑफ Q2। यानी हमारे पास बीटा की परफॉर्मेंस, यानी बीटा जिसका Q2 ज्यादा है उसका बीटा ज्यादा है। Q2 क्या है, हीट, यानी हमारे जो है सिंक, जितना भी हम इस सब्सटेंस से जितनी भी हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे उतनी ही परफॉर्मेंस जल्दी, यानी वो जितना ज्यादा ठंडा करेगा उतना ज्यादा ही परफॉर्मेंस है। रेफ्रिजरेशन में यही तो होता है, हमें चीजों को ठंडा करना होता है, कोई कम टाइम में ठंडा कर देता है, कोई काफी टाइम में ठंडा नहीं कर पाता। तो वो जो जल्दी ठंडा कर देता है हम उसको क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो वहां पर क्या है, यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि Q2 जो है जिसका ज्यादा रहेगा उसका बीटा यानी परफॉर्मेंस भी ज्यादा रहेगा। चलिए और ज्यादा इसको इलेबरेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी 1 बाय बीटा करें तो 1 बाय बीटा करने के बाद हमारे पास आता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2, और अगर इसको और सॉल्व करें तो Q1 बाय Q2 माइनस ऑफ 1। क्लियर। ऐसे ही हमने टेम्परेचर का हीट इंजन में किया था, हमें पता है Q क्या होता है, Q हमारे पास होता है MST, Q1 है तो T1 हो जाएगा, Q2 है तो MST2। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज T1 बाय T2 माइनस ऑफ 1। यानी हमारे पास 1 बाय बीटा इज इक्वल टू T1 बाय T2 माइनस ऑफ 1। और अगर इसको और ज्यादा सोल्व करें, इसके अंदर बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस ऑफ T2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हीट का फॉर्मूला इस तरह से ले जाएंगे, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इस तरह से। अब जैसे कि मैंने कहा कि टेम्परेचर का क्या लेना देना है, किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। बीटा जैसे मैंने हीट का कहा, जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ही हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस होगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारे पास जो है टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 किसका है, सिंक का, ठीक है। और साथ में साथ यहां पर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T1 माइनस T2। डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी भी आपकी कम होगी, यानी डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब इसको फिजिकली कैसे कह सकते हैं, लेट मी सी कि आपको विजिबल है कि नहीं। राइट,
आपको विजिबल है? अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T1 है हमारा हॉट रिजर्वायर या सोर्स कह सकते हो, कि यहाँ पर हमारे पास जो इसके है T1 और T2 की वैल्यू में जितना डिफरेंस होगा, ये जितना कम होगा वो इतना ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सराउंडिंग यानी T1 को आप ये अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हॉट रिजर्वायर यानी हमारे पास सराउंडिंग, ये हम सराउंडिंग से ट्रीट करते हैं, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और ये हमारे पास आप कह सकते हो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों क्या है, T1 और T2 में डिफरेंस। T1 है बाहर का टेम्परेचर, T2 है रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर। सर्दियों में हमारे पास बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमारे अंदर का टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है, 0 या माइनस तक कर सकते हो, तो 0 मैं बेसिक यहाँ पर 0 मान के, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 15। यानी बाहर का अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास 15 है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को हम 0 पे कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 हो गया ये विंटर में। अब समर के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री 45 डिग्री, मैं रमसम कोई भी वैल्यू ले रही हूं, तो वहां पर हमारे पास, और फ्रीजर का टेम्परेचर अगेन हमको 0 पे करना होता है, तो डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 40, और उसमें हमारे पास 15 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर है, एक तो हमारा डिनोमीटर में 40 आए और एक हमारा डिनोमीटर में 15 आए, तो किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। एज वी नो ये हमारा डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स यानी विंटर में हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो बीटा दैट इज ग्रेटर। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आएगी उतना ही हमारा बीटा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि विंटर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया रहती है। अब समझ में आया कि गर्मियों में कितनी, और वैसे भी मम्मी हमेशा डांट नहीं मारती कि बार बार फ्रिज को खोलोगे तो ठंडा के तुम्हारा सर होगा, सभी मम्मी ऐसे कहती हैं। तो वहां पर क्या है, बार बार आप उसकी परफॉर्मेंस को, यानी जब तक वो अपनी प्रोसेसिंग करता है तब तक आप दरवाजा खोल दो, यानी एटमोस्फेयर के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है, वहां पर भी क्या डिफरेंस का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सिंक से हीट निकलती है उसके बाद वो हीट हमने Q2 उसके ऊपर वर्क डन किया जाता है बाय द मोटर और कंप्रेसर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है Q1 हीट जो है हीट रिजर्वायर यानी सराउंडिंग को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारे इसको रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप कहते हैं, क्योंकि ये अपोजिट यानी लोअर से हायर तक हीट का फ्लो करवाता है। इसको रिवर्स हीट इंजन क्यों कहते हैं वो मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और इससे इलेबोरेटेड काम करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, मैं साइड में लिख देती हूँ, हमने बीटा जो परफॉर्मेंस निकाली है दैट इज इक्वल टू, अगर हम T2 माइनस T1 की बात करें माइनस ऑफ 1, या फिर यहाँ पर हम इसको सोल्व करके ही लिख देते हैं T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस ऑफ T2। बीटा हमारे पास परफॉर्मेंस की वैल्यू आ गई, अगर Q2 की डिफाइन में कर तो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस ऑफ Q2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए बेटा, बीटा ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास इस तरह से आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास किस तरह से हम इसकी वर्किंग, यानी हम रेफ्रिजरेटर का जो काम कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेटर किस तरह से हमारा वर्कआउट कर रहा है, हम अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्किंग ऑफ रिवर्स हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर बेसिकली काम क्या करता है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली हमारा करता है कूलिंग का काम, ठीक है, एसी की तरह कूलिंग का काम कर रहा है। एक्चुअली उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, कंप्रेसर कैसे काम करता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी रेफ्रिजरेटर जो है कैसे काम करता है कि वो किसी भी चीज को ठंडा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये वो हमारे पास रेफ्रिजरेटर जहां पर आप क्या कर सकते हो कि मेटल नहीं है जहां पर आप बर्फ रखते हो, ठीक है, ये वो हिस्सा है, और यहां से हमारे पास क्या होती है हीट का, यहां से हीट निकाली जाती है, हीट यानी गैस की फॉर्म में निकाली जाती है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से डिनोट करती हूँ। ये यहां से आने के बाद हमारे पास
यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन हम कंप्रेसर से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये हमारा रेफ्रिजरेटर से क्या है, बाहर, ठीक है। यानी ये वो एरिया है जहां पर हम रेफ्रिजरेटर का मीन्स रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं। लाइक जहां पर हम बर्फ वगैरह जमाते हैं, वो मेटल का आपने देखा होगा, ठीक है, वो बॉक्स सा होता है जहां पर आप बर्फ जमाने के लिए रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या सिस्टम होता है कि यहाँ से हीट को क्या मिला, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो हीट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये मान लीजिए टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हो गया T1। टेम्परेचर हम इस रूम टेम्परेचर को रखने हैं। रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हम उसको रख रहे हैं दैट इज सेल्सियस में रख रहे हैं। रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर ये है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या काम करता है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, दैट इज कंप्रेस। अब हमारे पास जो यहाँ से हीट आ रही है, जो गैस आ रही है, वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ कंप्रेसर की वजह से हमारा जो चीज, अगर आप किसी उसको गैस को कंप्रेस करेंगे तो आपको ये पता ही होगा कि गैस को कंप्रेस करने के बाद उसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। P = nRT, आपको रिलेशन पता ही है। और यहाँ पर अगर आप बात करें कि हम किसी चीज को जब कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, जब हम इस चीज को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जब ये गैस यहाँ से निकल रही है तो उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन किससे हो गया, T1। यानी यहाँ पर जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ से जब वो गैस आ रही है तो भी उसका तो टेम्परेचर ज्यादा है, हीट है, यानी उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद भी क्या होगा, यानी पहले से वो हीटअप थी, कंप्रेस होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम यहाँ से कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं कि ये यहाँ पर ये हमारे पास ट्यूब, आप इसको एक्सपेंशन कोयल या फिर इवेपोरेशन कोयल भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी यहाँ पर जो कंप्रेस्ड गैस है वो इस फनल के थ्रू, इस पाइप के थ्रू क्या कर जाती है, ऊपर की साइड जाती है। और आपको पता है कि जब हमारा ये टेम्परेचर हाइयर हो गया, यानी यहाँ से कंप्रेस होने के बाद जो टेम्परेचर है, आप यहाँ मान के कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो गया, टेम्परेचर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद जब वो हमारा टेम्परेचर, ये जो गैस जो है उसका टेम्परेचर हाई हो गया और वो इस पाइप के अंदर से क्या जा रही है, वो निकल रही है। तो ये चीज हमें पता है कि अगर उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या करेगी, वो हीट को क्या करेगी, हीट को सराउंडिंग में भेजेगी। तो यार जैसे जैसे वो गैस यहाँ पर जाती है वैसे वैसे वो सराउंडिंग को क्या कर रही है, हीट को एक्सचेंज कर रही है। तो उस हीट को मैं इस तरह से, यानी वो धीरे धीरे मान लीजिए वो Q1 हीट क्या कर रही है, वो सराउंडिंग को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर क्या है, वो जो रूम टेम्परेचर से ज्यादा था, तो वो जैसे जैसे यहाँ पाइप में से जा रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हम मान के चलिए कि वो टेम्परेचर हमारा T1 के बराबर हो गया, क्योंकि ये हमारे पास कंडक्टिंग वॉल्स है। कंडक्टिंग वॉल हीट को क्या करती है, वो एक्सचेंज कर सकती है। और हमने वर्क डन बहुत अच्छे से कर रखा है एडियाबैटिक इन आइसोथर्मल केसेस। तो यहाँ पर हमारी कंडक्टिंग वॉल्स हैं और कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, वो T1 के बराबर हो गया, यानी हमारा रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया। देखिए यहाँ से गैस आई थी, कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा था, बट यहाँ पर उसका टेम्परेचर क्या हो गया, दैट इज T1। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी ट्यूब को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इसी सिस्टम में लगाते हैं और यहाँ पर हम एक कैपिलरी, पतली सी कैपिलरी लगाते हैं। यानी ये हमारे पास ट्यूब थी, वो ट्यूब की मोटाई ज्यादा है, यहाँ पर हम लगाते हैं पतली सी कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब क्या होता है, यानी पतली सी बोर की, यानी पतली सी बोर की आप कह सकते हो एक फनल होती है। और उसके अंदर, यानी अब आप ये चीज खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारे जो गैस है उसकी वेलोसिटी अलग होगी। और जैसे ही वो किसी पतली सी वायर के अंदर से जाएगी, यानी कैपिलरी के अंदर से जाएगी, एरिया कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और वेलोसिटी ज्यादा होते ही फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पतली जो कैपिलरी है, यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ इसकी ओपनिंग क्या कर दी, बड़ी कर दी। यानी
इसका मतलब क्या है, वो हाई प्रेशर के साथ आ रही, वेलोसिटी क्वाइट ऑब्वियस, यहां से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी हाई टेम्परेचर उसका ज्यादा हो गया, यहां पर जैसे वो हाई प्रेशर के साथ आ रही है, वेलोसिटी के साथ आ रही है, तब यहां से वो क्या करती है, एकदम से इस नोजल से बाहर निकलती है। अब इस नोजल से बाहर निकलेगी तो एडियाबैटिक यानी सडन एक्सपेंशन हो गया। सडन एक्सपेंशन हो गया तो क्या होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज कूलिंग। ये हमने बहुत अच्छे से कर रखा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है यानी सडन एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में हमारे के पास क्या होती है, कूलिंग होती है। यानी यहाँ इस नोजल में से जब आता है हमारा जो गैस है वो आती है, तो वो क्या होती है, वो स्प्रे की फॉर्म में आती है। जैसे आपने देखा बार बार जब आपके बालों को सेट करता है तो वो स्प्रे की तरह करता है। अब तो आप सैनिटाइजर भी स्प्रे वाला है, तो उसमें भी क्या है, वो जो स्क्वीज करता है तो स्प्रे की तरह आता है, यानी लिक्विड हाई प्रेशर के अंदर आता है। और आपने देखा वो स्ट्रो बहुत पतली सी होती है एज कम्पेयर टू कंटेनर, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर के साथ आता है, तो वो कूलिंग, कई बार आपको ना सैनिटाइजर बहुत कूल लगता है, एक तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट या कह सकते हो उसका नेचर है कूलिंग का, बट अगर तुम सिंपल पानी भी लोगे तो वो भी आपको कूल करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, उस केस में भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, और वो हमेशा क्या देता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही यहाँ पर कूलिंग होगी, तो कूलिंग यानी अभी यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास यहाँ Q1 हीट थी, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर यहाँ बाहर का T1 था, ये मान लीजिए T2 है, और ये यहाँ से क्या करेगी, अब इसके बाद हमें खुद सोचना है कि यहाँ पर ये कूलिंग प्रोड्यूस करेगी, कूलिंग प्रोड्यूस करेगी, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपका टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से ये कम होगी या उससे ज्यादा होगी। इतना प्रोसेस करने के बाद वो हमारा जो रेफ्रिजरेटर का जो एरिया है वहां पर हमारा क्या सिस्टम होगा, तो ये हमें देखना है कि हमारे पास ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, वो चीज हमें नोट करनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सोचें तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहां सोचे तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है क्वाइट ऑब्वियस है, जो गैस यहाँ पर इतने प्रोसेस करने के बाद आई है वो गैस क्या है, ज्यादा कूलिंग है, यानी वो ज्यादा ठंडी है, वो ठंडी है तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ से वो क्या करेगी, हीट को अब्सॉर्ब करेगी या इवोल्व करेगी, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस ये ठंडा है तो यहाँ से हीट को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, अब्सॉर्ब करेगी। हीट को अब्सॉर्ब करेगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो हीट एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, Q2, क्योंकि ये सराउंडिंग में Q1 है। ये मैंने इसलिए Q1 और Q2 लिए क्योंकि डायग्राम से जब आप रिलेट करोगे ना, क्योंकि हम सिंक से Q2 ले रहे थे, तो हम सिंक से Q2 ले रहे हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, ये वेपर्स जो हैं इसको हीट मिल गई तो फिर से क्या बन जाएंगे, लिक्विड वेपर था ना, यहाँ से हाई प्रेशर के अंदर जाएंगे तो गैस जो है हाई प्रेशर के अंदर से किसी नोजल के अंदर से जाती है तो वो लिक्विड वेपर भी चेंज हो जाती है, और वो लिक्विड वेपर यहाँ पर क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्वाइट ऑब्वियस है वो वेपर ही बनेंगे, तो ये वेपर यानी यहाँ पर हमारा हीट Q2 ये एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर से ये हमारे पास क्या है, फिर से ये हमारे पास सेम वो गैस जो हीटअप हो चुकी है वो यहाँ से आउटिंग में जाएगी, फिर यहाँ से वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने का मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने के बाद फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सेम, यानी अंदर का टेम्परेचर और बाहर की गैस का टेम्परेचर जो है दैट इज सेम, और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस होती है। इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेंट जो है या रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, हीट इंजन भी साइक्लिक प्रोसेस थी, ये हमारे पास लगातार साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, जब तक कंप्रेसर काम करेगा तब तक ही हमारा सारा सिस्टम काम करेगा। सिमिलरली जब आपके पानी की मोटर काम करती है तभी हाई क्या होता है, ऊपर पानी भरता है ना, सेम कंप्रेसर जब भी इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए देखो इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही हमारा कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा, यहाँ से जो गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है वो कंप्रेस होके नहीं आएगी, कंप्रेस होके नहीं आएगी तो ये साइड में हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ये सारा सिस्टम ना बच्चे, आप कभी भी देखिए जो पुराने फ्रिज हैं उसके पीछे जालियां सी लगी होती थी, ठीक है, उसको आप कह सकते हो इवेपोरेशन कोयल्स या फिर एक्सपेंशन कोयल्स कहा जाता था, और अब जो है इनबिल्ट आता है, तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका बैक साइड या जो साइड वाला हिस्सा होता है रेफ्रिजरेटर का वो क्या होता है, गर्म होता है। क्यों, क्योंकि ये सारा सिस्टम उसके अंदर इनबिल्ट हो रहा है। जैसे आप मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए जो गैस है उसका टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, अब वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जब वो कंप्रेसर के अंदर से गई तो उसको क्वाइट ऑब्वियस उसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर होगा, तो यहाँ मान के चलिए वो 60 डिग्री कर दिया, क्योंकि कंप्रेसर काम कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर
गैस को कंप्रेस करेगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब वो 60 डिग्री फिर से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास गैस गई तो फिर से वो क्या होगी, यहां पर मान के चलिए वो 20 डिग्री की एक्सचेंज हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 डिग्री एक्सचेंज ऑफ हीट हो गया। उसके बाद जब ये नोजल के अंदर से यहाँ पे आती है तो यहाँ पर क्वाइट ऑब्वियस है कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही होगा। तो मान के चलिए वो हमारे पास मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -5 डिग्री सेल्सियस अगर तक यहाँ नोजल से आने के बाद कूलिंग होगी तो यहाँ पर क्या है, ये वाला टेम्परेचर T2 के टेम्परेचर से क्वाइट ऑब्वियस है कम ही होगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। वो हीट यहाँ पर आएगी, फिर वही प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है। इसी तरह से हमारा जो है हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन नहीं, रिवर्स हीट इंजन जो है वो काम करता है, और आपका रेफ्रिजरेटर है वो इसी तरह से वर्क करता है। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है रेफ्रिजरेटर की समझ में आई होगी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज है वो क्या करता है, कूलिंग करना बंद कर देता है। तो जो मैकेनिक आता है वो क्या करता है जी, कंप्रेसर की गैस खत्म हो गई इसलिए कूलिंग नहीं करता। तो वहां क्या है, मेन काम तो कंप्रेसर का ही है ना। कंप्रेसर क्या गैस प्रोवाइड कर रहा है, वैसे तो फ्रियोन्स गैस, जो फ्रियोन है वो गैस कूलिंग गैस के लिए यूज करता है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कौन सी गैस है। तो कंप्रेसर की गैस खत्म होने का मतलब वो कंप्रेस ही नहीं कर पा रहा। कंप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये सारा सिस्टम क्या हो गया, वो इतना इफेक्टिव हो ही नहीं पा रहा, इसी वजह से वो कूलिंग भी नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया कि सर्दियों में हमारा जो रेफ्रिजरेटर है इतना ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, और गर्मियों में वो इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि वहां टेम्परेचर का डिफरेंस, और दूसरा हमारा रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है। अब एक छोटी सी टर्म और रहेगी, वैसे तो शायद मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार जैसे थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चल रहा है तो अब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ आपको समझना है, जो अगर आपने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर अच्छे से समझ लिया तो आप समझ पाएंगे कि इनके अंदर क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या बात करें जीरोथ लॉ से हमने बात की थी, तो जीरोथ लॉ में हमने ये कहा था कि एक हायर टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर तो हीट का फ्लो होगा, इन शॉर्ट, ठीक है, वहां इक्विलिब्रियम की बात की थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो दो काम करेगा, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा या फिर वर्क डन। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया है, आप विजिट कर सकते हैं दोबारा से, उसके देख सकते हैं कि हमने जो किया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ प्रीवियस वीडियो को। फिर उसके बाद हम आज जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहीं ना कहीं हीट इंजन में मैंने आपको बताया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन विच गिव अस 100% एफिशिएंसी। याद आया? तो वो हमारा क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। एक और है स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी मशीन, एक तो जो 100% एफिशिएंसी दे, और इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी मशीन विच ड्रोन हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो सिर्फ ये हमें बताता है कि कोई भी मशीन जो 100% एफिशिएंसी दे सके तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसे कोई मशीन नहीं बनी है जिसको हीट दो वो वर्क ही करे और कुछ काम ना करे, रिजेक्शन हीट ना हो। और इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो किया था उसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन सबसे पहले कि वो तो डायरेक्शन नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा। दूसरी चीज वो हमें ये नहीं बताता कि सोर्स एक्चुअली है कौन सा। तो इस तरह से हमारे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव हुए। आज हमारे पास एप्लीकेशन, अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, जो कि सर सैडी कार्नोट ने एक एफर्ट किया था जो बनाने के, वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश जो कि 100% एफिशिएंसी दे। उसके बारे में हम थोरोली करेंगे। और यानी थर्मोडायनेमिक्स का मेन पार्ट और लास्ट पार्ट हमारा कार्नोट साइकिल ही है। तो आई होप आज का आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।